अपना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम और डीएम के साथ की वर्चुअल बैठक। कोरोना की स्थिति का जाना हालचाल। कोरोना को लेकर गांव में ज्यादा ध्यान देने की कही बात। दुमका में विधायक बसंत सोरेन ने दिए 2 एम्बुलेंस। जिला प्रशासन को दिए गए 2 एम्बुलेंस। उपायुक्त ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नालंदा में घर निर्माण का पिछले 2 सालों से कर रहे इंतजार। सड़क निर्माण में घर हो गया था ध्वस्त। प्रशासन ने घर बनाने का दिया था आश्वासन। लातेहार में वज्रपात की घटना से राजमिस्त्री की हुई मौत। वज्रपात की चपेट में आने से 6 जानवरों की भी हुई मौत। ग्रामीणों में डर का माहौल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड की सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि राज्य में किसी तरह से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा जो हो रहा है लगातार उसको कम किया जा सके। हालांकि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग तमाम कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से कोरोना के आंकड़ों में लगाम लगाई जा सके, और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बन्ना गुप्ता से बातचीत करने के लिए पहुंचे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा। क्या कुछ खास बातचीत, सुनिए। हालांकि पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो कहीं न कहीं हालात कुछ स्तर तक सामान्य जरूर हुए हैं। ऐसे में सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लोग जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड की वर्तमान हालात को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। इस वेव से लोगों को कब तक राहत मिल पाएगा और वर्तमान में क्या हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की। सर, कितना ज्यादा काबू अब तक पाया गया है? सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा मानता हूं, उनकी कृपा मानता हूं, और राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इस कोरोना के इस विभीषिका के विरुद्ध में हर एक कमी खामी को अपने से दूर करने के लिए लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आज हम लोग जो देश में तीसरा स्थान आया है कि हमारा संक्रमण कम हुआ है, हम लोग इसको एक बेहतर प्रबंधन के तौर पर देखेंगे। और मैं अपने विभाग के और अपने राज्य के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और हमारे प्रधान सचिव आदरणीय अरुण सिंह जी एक कुशल योद्धा की तरह जो है इस सारी परिस्थितियों में एक एक बिंदुवार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोग इससे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। हमको इस बात की भी चिंता है कि जो देश के वैज्ञानिकों ने तीसरे दौर के विभीषिका के बारे में बताया है, आशंकाएं बताई हैं, उन आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हम उसी प्रकार से अपने आप को चाक चौबंद करने पर लगातार लगे हुए हैं। और विशेष करके बच्चों पर आधारित जो चिंताएं हैं, वो चिंताएं बहुत ही ज्यादा मन को व्याकुल करने वाली हैं। इसलिए लगातार कैसे हमारा अपग्रेड हो और कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि वैक्सीनेशन से ही लोगों को राहत मिल सकती है, कोरोना से जंग जीता जा सकता है। लेकिन बहुत सारी खामियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर कि ये ऑनलाइन की व्यवस्था के कारण कैसे लोग पहुंच पाएंगे। लोग तो शिक्षित भी नहीं है इतना ज्यादा कि उसको रजिस्ट्रेशन करें और फिर वैक्सीनेशन प्रक्रिया के लिए जाएं। हाँ, नहीं देखिए, अब आप तो जानते हैं हमारा झारखंड जो है जल जंगल जमीन पर आधारित झारखंड है। और आप निश्चित तौर पे हमको जो है ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ना हमको इंटरनेट काम करता है, ना वहां पर मैसेज काम करता है, ना वहां ओटीपी नंबर जनरेट हो सकता है। तो हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया था कि हम लोगों को मैनुअली ये आदेश निर्गत किया जाए कि हम मैनुअली भी गांव इलाके में जो हमारे सुदूर गांव हैं वहां पर जहां पर ओटीपी नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, वहां के लोगों को मैनुअली हम टीकाकरण के लाभ से लाभान्वित करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। लेकिन विचार करने में अभी काफी समय लग गया है, अभी तक उन्होंने विचार नहीं किया है। तो मैं ये समझता हूं कि फिर भी हम लोगों में जो एक अविश्वास का माहौल था, उस अविश्वास को विश्वास में परिणत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी टीका स्वयं लगवाया है, हमने भी लगवाया है। और सारे प्रेस पत्रिकाओं में इस चीज को
ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जा रहा है कि ये टीका जो है हम लोगों के लिए जान बचाने का माध्यम है और इससे भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए हैं, कहा जा रहा है कई खामियां हैं उसमें, तो झारखंड को कितने वेंटिलेटर्स मिले हैं अभी तक और क्या कुछ तकनीकी खामियां उसमें आ रही हैं? एक्वा कंपनी की तरफ से 433 वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं और 210 वेंटिलेटर प्राप्त हुए बेल कंपनी की तरफ से। एक्वा कंपनी की तरफ से जो 433 वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं वो ये समझ लीजिए कि वो वेंटिलेटर नहीं है, बल्कि वो जो है उसका कोई यूज नहीं है। वो यदि हम किसी भी मरीज को लगा रहे हैं तो वो मरीज जो है वो जिसका ऑक्सीजन सिचुएशन जो है 80 है, 85 है, 70 है, वो और घट जा रहा है, तो वो लगाने के बाद हम लोगों को हटाना पड़ा। आप एक चीज बताइए कि कोई भी यदि हम टीवी लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं या और भी कोई साधन लेते हैं, मान लीजिए फ्रिज लेते हैं, एसी लेते हैं, तो कंपनी से उसके इंजीनियर आते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हमको बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ जो है पैकेजिंग करके भेज दिया गया है। और ये एक्वा कंपनी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी का कोई भी जो है पुराना रिकॉर्ड वेंटिलेटर बनाने का नहीं रहा है। अब जो आदमी वेंटिलेटर बनाना ही नहीं जानता है, यदि उसको वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर कर दिए गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी जो है इस राज्य की जनता को कितना बड़ा जो है जान माल के संकट पर केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है। तो आगे आपका रोड मैप अब क्या होगा? आखिरी सवाल कि ठीक है, केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कई खामियां भी हुई हैं जो वेंटिलेटर मिला है, तो क्या रोड मैप होगा अब आगे का कि राहत दिला सके लोग? नहीं, हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और अपग्रेड करके हम जहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वहां पर पीएस से ऑक्सीजन प्लांट खुद का निर्मित करने के लिए लगे हुए हैं। और हम ऐसे तो हमारे झारखंड में जो है 5 बड़ी ऑक्सीजन निर्माता कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जैसे गोड्डा है, साहबगंज है, पाकुड़ है, या और भी जो सुदूर इलाके हैं जहां पर हमको रिफिलिंग करने में भी दिक्कतें आती हैं, तो वहां हम खुद में ऑक्सीजन जनरेट करने की व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जितने हमारे सदर अस्पताल, जिला अस्पताल है, वो सारे में हम ऑक्सीजन का प्लांट का खुद जो है वहां पर ऑक्सीजन का प्लांट बनाकर उससे ही फॉर्मेशन करा के अपने मरीजों को लाभान्वित करेंगे। तो हमारे साथ अभी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। निश्चित तौर पे कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। सबसे बड़ी बात की राज्य की जनता क्या कुछ चाहती है और वर्तमान में सूबे के क्या हालात है, उसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने काफी कुछ बताया। सबसे बड़ी बात की वेंटिलेटर को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे थे, निश्चित तौर पे जो वेंटिलेटर आए हैं उसमें कई खामियां हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर से काम कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को यह कोरोना से राहत मिल सके। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियों का ब्यौरा जहां जनता के सामने रखा, वहीं केंद्र सरकार से मिले वेंटिलेटर में लापरवाही के आरोप भी लगाए। हालांकि इस दौरान बन्ना गुप्ता का कहना है कि लगातार राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर तमाम कोशिशें कर रही है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आसान किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता वैक्सीनेशन करवाए और कोरोना से सुरक्षित हो सके। बढ़ते हैं आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डीएम और जिलों के उपायुक्त के साथ वर्चुअल बैठक की। आपको बता दें कि इसमें 54 जिलों के डीएम शामिल हुए। वहीं बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब गांवों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने ग्रामीण जिलों में कोरोना की स्थिति का हालचाल भी जाना, साथ ही संक्रमण को रोकने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में अपने आवासीय कार्यालय से शामिल हुए। बढ़ते आगे, जहां झारखंड में मंडियों में लगातार कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराने की बात पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब मंडियों में कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। वहीं इस दौरान मंडी पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा, उन्होंने मंडी का हालचाल जाना, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है या किस तरह से नियमों का पालन हो रहा है, इसका भी जायजा लिया गया। जीतने की तैयारी बदस्तूर जारी है। कोरोना से कैसे जीते, कोरोना को कैसे हराएं, इसको लेकर के प्रशासन लगातार जो है
कार्यरत है। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर नागा बाबा का खटाल, एक सब्जी मंडी है राजधानी रांची की, वहां की ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए, मंडी के अंदर जाने के लिए अब यहाँ पर पुलिस सुरक्षा वालों को लगाया गया है। बाकायदा जो है बैरिकेटर से इसे बंद किया गया है। एक छोटा सा रास्ता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। आप लाइन भी देखेंगे, जो क्रमबद्ध तरीके से लोग एक सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पर मास्क वगैरह लगा करके एक नियत दूरी पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से वो सीधे एंटर करेंगे और जो भी जरूरत के सामग्री है, सामान है, उसको खरीदेंगे। यानी ये पूरी कोशिश है कि, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा था, पूरे देश समेत झारखंड के भी सब्जी मंडियों में खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। अब सब्जी जैसी चीजों पर सरकार रोक तो नहीं लगा सकती है, मंडी को बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, इसकी तस्वीर आप यहां से देखकर और समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा उदाहरण कहीं न कहीं जिला प्रशासन के तरफ से यहां पर दिखाया गया है और निश्चित तौर पे इससे सीख लेने की भी आवश्यकता है। तमाम जिलों में इस तरह की व्यवस्था हो, कहीं न कहीं ये प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है ये सीख है। और आप देखेंगे कि तमाम लोग जो है यहाँ से, ये एंट्री गेट है और ठीक इसके बगल में लगभग जो है 200 मीटर के आगे आप जाएंगे तो वहां से वो एग्जिट गेट है, एग्जिट पॉइंट है। और लोगों को कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर एंटर करने की इजाजत मिल रही है। पुलिसकर्मी भी है, उनसे भी बात करेंगे। और निश्चित तौर पे अगर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तमाम चीजों का उपयोग करेंगे, लोगों से ज्यादा डायरेक्ट कनेक्टेड में अगर हम कमी करते हैं, कम मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे इस संक्रमण से लड़ाई हम जरूर जीत सकते हैं। कुछ सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, सुबह से कितने बजे से यहाँ पर लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है? और एक अच्छी व्यवस्था कहीं न कहीं ये 6 से 7 बजे से भीड़ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ एक साथ आप कितने लोगों को एंट्री देते हैं? एक साथ 3 करके पार करते हैं। जैसा भीड़ खाली होता है उसके अनुसार पार करते हैं। कब से ये व्यवस्था यहाँ पर है? ये तो डेली चल रहा है। डेली चल रहा है। कितने बजे तक ये यहाँ ये 2 बजे तक का है। 2 बजे तक जारी। हाँ, बाकी खाली 2 बजे के बाद खाली करवाते हैं भीड़ को, 2:30 बजे तक बंद हो जाती है पूरा दुकान। तो देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है जवानों को भी तैनात किया गया है और कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि कोरोना से अगर जंग जीतना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा। कुछ सब्जी वाले भी है, उनसे भी बात करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे अब लोग अंदर आ रहे हैं। भीड़ अभी भी है या बहुत कम लोग हैं? बहुत कम लोग हैं सर। बहुत कम लोग आते हैं। आप लोगों को डर लगता है, चूंकि रोज ही बाजार लगाते हैं? हाँ, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, पेट खेप के लिए 2 रोटी के लिए लगाना पड़ता है। लेकिन इसके पे बनाए हुए रखते हैं, ग्राहक को भीड़ लगने नहीं देते हैं। एक ग्राहक को देते हैं, दूसरा ग्राहक को बुलाते हैं, उनको भगाते रहते हैं। सैनिटाइजर वगैरह रखते हैं आप? सैनिटाइजर तो हम थैला में रखे हुए हैं सर, एक छोड़ा करके 3 तो रखे हुए हैं सर, रखते हैं। तो एक छोड़ा करके 2 है सर। हाँ, यानी लोग भी अब कहीं ना कहीं सीखने लगे हैं कैसे इससे जंग जीता जाए। कुणाल सामने, अब भीड़ कितनी होती है मंडी में? लोग आते हैं? लोग सर आते हैं, लेकिन भीड़ बहुत कम हो रही है आजकल। जो लोगों को एक एक करके अंदर लाया जा रहा है, बहुत कम लोगों को भेजा रहा है, मतलब प्रशासन के द्वारा व्यवस्था ठीक किया गया है। हाँ सर, बहुत अच्छा व्यवस्था है। लोग कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसा कम कमा रहे फिर भी चलेगा, लेकिन जीतना जरूरी है। जितना जरूरी है सर, जितना जरूरी है चलेगा। निश्चित तौर पे तो सब्जी मंडी हम पहुंचे थे और जो रांची जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पर मंडी में आने की गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है, निश्चित तौर पे तमाम जिलों को सीखने की आवश्यकता है ताकि मंडियों में भीड़ को कम किया जा सके। निश्चित तौर पे अगर ये व्यवस्था रही और लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो आने वाले समय में हम कोरोना से जंग जरूर जीतेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो राजधानी रांची की सब्जी मंडी का जायजा लेने पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा, जहां उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि पुलिस प्रशासन कितनी सख्ती के साथ कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करा रहा है। मास्क लगाए बिना मंडी के अंदर लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है, वहीं लाइन लगाकर लोग मंडी पहुंच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तमाम कोशिशें राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है कि किसी तरह से बढ़ते आंकड़ों में गिरावट दर्ज कराई जाए। इसी के साथ
बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक पर जल्द लौट रहे हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24x7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने ई पास बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा कि ये सरकार का नीतिगत मामला है। आपको बता दें कि ई पास की प्रक्रिया को जटिल बताते हुए रांची के दुर्बा निवासी राजन कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी, जहां हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि सब्जी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल से जाने की जरूरत नहीं है, लोग पैदल चलकर भी ये काम कर सकते हैं। अगली खबर पूर्णिया से है, जहां जेडीयू सांसद संतोष कुमार उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गए जब वो अपने ड्राइंग रूम में लगे बेसिन में ब्रश करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गए। गिरने से उनके सर के पिछले हिस्से में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें चोटिल स्थिति में मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चोटिल सांसद कुशवाहा को तुरंत आईसीयू में भर्ती कराकर इलाज शुरू किया गया। आपको बता दें कि मैक्स 7 के निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार के अनुसार पहले उनके सर का सिटी स्कैन कराया गया और फिर एमआरआई कराया गया। साथ ही दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। उन्होंने कहा कि सांसद खतरे से बाहर हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सांसद कुशवाहा को मेदांता अस्पताल और गुड़गांव भेजने के लिए एयर एम्बुलेंस समेत सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि स्थिति बेहतर होने के बावजूद जल्द ही सांसद को एडवांस जांच के लिए दिल्ली भेजा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात राजधानी पटना की करेंगे, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर जलजमाव की समस्या भी बनी हुई है। हालांकि सरकार ने दावा किया था कि बारिश से राजधानी वासियों को जलजमाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। इसी का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। महज कुछ घंटे की बारिश ने राजधानी पटना को पानी पानी कर दिया है। इस वक्त हम हैं चिड़िया टावर पुल के नीचे। यहाँ की तस्वीर आपको देखिए किस तरह जलजमाव की जो स्थिति है बनी हुई है और जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि हर एक बरसात के पहले नगर निगम यह दावा करता है कि इस बार पटना में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तमाम लाख दावे के बावजूद भी फिर से एक बार पटना में जलजमाव की स्थिति देखी जा सकती है। अमूमन पटना के कई हिस्सों की ये तस्वीर सामने निकल के आई है जहां पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी जल जमाव की स्थिति जो है कम होते नहीं दिख रही है। 2019 में ये इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया था। यहीं से कंकड़बाग शुरू होता है और कंकड़ 3 घंटे की बारिश ने पूरे पटना को जलमग्न कर दिया है और सरकारें दावा करती हैं कि पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है और कहीं न कहीं पटना के स्मार्टनेस को मुंह चिढ़ाता हुआ तस्वीर
सामने आ रहा है। हालांकि जल जमाव होते ही पटना के नगर निगम कर्मी जो है जल निकासी के लिए लगातार लगे हुए हैं। उनका प्रयास है कि किस तरह जो जल जमाव हुआ है उस पानी को निकाला जाए। इस जल जमाव की स्थिति बनने से जो आसपास में जो दुकानें हैं या जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कत होती है, गाड़ियों वालों को भी दिक्कत होती है, यानी कि कई गाड़ियां जो हैं दुर्घटना का भी शिकार हो जाती हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। जल जमाव की स्थिति बनती है, कितनी दिक्कत होती है आपको? दिक्कत आपके सामने दिखाई दे रहा है सर। जब गाड़ियां आती होंगी तो थोड़ा ये तो कम पानी पड़ता है तो दुकान में आ जाता है पानी। अच्छा, जो नगर निगम के कर्मी हैं वो सफाई नहीं करते हैं? सफाई में तो कर्मी आवे किया, सवेरे भी आया, देख के चल गया ऐसे ही। और बरसात से पहले नाला उड़ाही का काम नहीं होता? इधर नहीं हुआ, उधर हुआ है। अच्छा। इधर नहीं हुआ इस बार। लेकिन हर एक साल बरसात में यही स्थिति बनी रहती है। हर साल यही स्थिति रहता है। तो आप देख सकते हैं हर एक साल बरसात में यही तस्वीर नजर आती है पटना नगर निगम की। और पटना को स्मार्ट बनाने का दावा जो है कहीं ना कहीं फेल होता दिखता है। लगातार जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि 25 मई से पहले जितने भी पटना के नाले हैं उनकी उड़ाही हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं नालों की उड़ाही नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति जो है बनी हुई है। अब देखना होगा कि अभी सावन का महीना आना बाकी है, यानी कि जो मानसून है अभी आया नहीं है और मानसून के बाद क्या स्थिति होती है पटना की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पटना से सामना न्यूज के लिए अभिषेक। बढ़ते हैं आगे, जहां बिहार सरकार बांका में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसका जायजा लेने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी शंभुगंज अस्पताल और रेफरल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन बेड, कोविड वार्ड समेत अस्पताल परिसर का जायजा लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद रेफरल प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सम्राट चौधरी ने अमरपुर अस्पताल में मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात भी कही। बांका में जो स्वास्थ्य सेवा है और सुदृढ़ करने के लिए पंचायती राज विभाग ने सहयोगी के तौर पर इसको भी सक्षम किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि थर्ड फेज की भी तैयारी हमको करके रखना है। तो हम लोग सभी अस्पताल को इम्पावर कर रहे हैं। जहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे अभी हम अमरपुर आए थे कि यहाँ मिनी ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता थी, हमने निर्देश दिया कि इसको 15 फाइनेंस से हम इसकी शुरुआत करें। इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड और कोविड पेशेंट को पूरी तरह सेपरेट करने, अलग लोगों आम लोगों से अलग करके इसको व्यवस्थित करने का काम का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कोशिशें भी कर रही है। आपको बता दें कि दुमका जिले में कोरोना महामारी को रोकने के लिए दुमका विधानसभा के विधायक वसंत सोरेन ने अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को दी हैं। इस मौके पर जेएमएम के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त राजेश्वरी बी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन लगातार तमाम कोशिशें कर रहा है। जिले में सरकारी गाइडलाइंस का पालन भी कराया जा रहा है। ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों के द्वारा एम्बुलेंस देना काफी अहम है। कार्य किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से काफी सारे पहल किए जा रहे हैं। सभी गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ सैंपलिंग, टेस्टिंग और मरीजों का इलाज भी चल रहा है। ऐसे समय में जनप्रतिनिधिगण के तरफ से इस तरीके से एम्बुलेंस देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस काफी कम संख्या में है और हमारे हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस ढूंढने से है, उसमें कई सारे काफी पुराने भी हो चुके थे। तो ये बहुत ही अच्छी एक एसेट है जिला प्रशासन के लिए। इन जो विधायक निधि से खरीदा गया है दुमका और मथलिया प्रखंड के लिए दिया जाएगा। बढ़ते आगे, जहां नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के दीपनगर के कोसुक गांव के महादलित परिवारों को अपने घर की
पुनर्निर्माण की पिछले 2 सालों से आस है। उनका कहना है कि हम लोग का घर पहले बना हुआ था, लेकिन बिहार शरीफ राजगीर 4 लेन सड़क के निर्माण के दौरान घर को तोड़ दिया गया था। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोगों के घर को दोबारा बदला जाएगा, लेकिन वो आश्वासन आज भी सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित है। और पलामू जिले के डाल्टनगंज के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर कोयलपुर पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक पिकअप और ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए कोयल नदी में जा गिरा। आपको बता दें कि ट्रक पर गिट्टी लदी हुई थी, जब पिकअप वैन पर पेट्रोल से भरा गैलन लोड था। हालांकि इस घटना में चालक को हल्की चोटें भी आई हैं, जिसके बाद चालक को इलाज के लिए मेदिनीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं आगे, जहां विवादों में रहने वाला भभुआ कनीराम धर्मशाला का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। प्रबंधक पर धर्मशाला के नाम पर लाखों रुपए की लूट का आरोप है, तो वहीं पूर्व के दुकानदारों से मनमानी तरह से लाखों रुपए में दुकान देने की बात सामने आई, जिसको लेकर प्रबंधक के द्वारा की जा रही प्रताड़ना के खिलाफ दुकानदारों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। प्रबंधक का कहना है कि अगर दुकानदार पैसे नहीं देते हैं तो दुकान दूसरे को दे दी जाएगी। डीएम के तवास्ता है। अच्छा, क्या मामला हुआ? धर्मशाला के बाद 70-80 साल से हमार दुकान वही में हमने के जियत खात रह जा। 11 परिवार के पोषण पाषण वही से करत रह जा। आई कहलन कि धर्मशाला बढ़िया से हम बनवा के तहन लोग के दे तोड़वा दिलन। दीपक गोपाल आके हमारे दुकान में भर दिन बोलस बतियाओ से कहस कि मतलब हम दुकान में 1 पीस बनवा के दें तहन लोग के पक्का के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।